गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का दिन, आज का व्लॉग होने वाला है कुछ खास, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ वर्धा। और वर्धा में एक सोशल प्रोग्राम है जिसके बारे में आपको जानकारी भी दूंगा, आपको लाइव फुटेज भी दिखाऊंगा। और अभी मैं निकल रहा हूँ बाइक से, ये रही मेरी बाइक, और बाइक से हम लोग जा रहे हैं अभी बडनेरा स्टेशन, क्योंकि यहाँ से मुझे गाड़ी ट्रेन पिकअप करनी है और साथ में मेरे बड़े साहब भी है। तो चलते हैं रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों अभी हम लोग हैं ट्रेन में और हम लोग जा रहे हैं वर्धा की ओर, क्योंकि वर्धा में है एक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का एक प्रोग्राम होने जा रहा है। और वो प्रोग्राम में शरीक होने के लिए हम लोग जा रहे हैं। काफ़ी दिनों बाद में हमें मौका मिला है कि हम भारतीय प्रोग्राम के लिए हमारे क्षेत्र में कहीं थोड़ी ही दूरी पर जाने जा रहे हैं। और धर्म प्रकाश भारतीय जी और राष्ट्रीय आचार्य मिशन इंजीनियर किशोर जी बहुत वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। उनसे मिलकर देखेंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं मिलाऊंगा और आपको प्रोग्राम के कुछ क्षण मिलाऊंगा। हम लोग पहुँच गए हैं वर्धा रेलवे जंक्शन पर, और यहाँ से हम लोग अभी बाय रोड जाने वाले हैं हमारे स्थान पर, जहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हमारे कुछ साथी हमें लेने के लिए आने वाले हैं, तो हम उनके साथ में अभी से हमने ऑटो किया था, और ऑटो से कुछ देरी से हम लोग पहुँचे हैं एक सावंगी मेघे तो नहीं है, लेकिन वो रोड पर एक रुक्मिणी नगर करके विहार, यहाँ पर एक विहार है, यहाँ पर हम लोग अभी आए हैं। यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे है, तो हम लोग पैदल चलकर वहाँ पर जा रहे हैं। और रास्ते में काफ़ी जो है पंचशील के झंडे यहाँ पर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से हमें रास्ता पता चल रहा है। ऑटो वालों ने तो वहाँ रास्ते पे ही उतार दिया, क्योंकि अंदर ऑटो नहीं आ सकती थी। तो हम लोग अभी इसी रोड से जा रहे हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं रत्न संबोधि बुद्ध विहार वर्धा, यहाँ पर, यहाँ की राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और हम लोग अभी अमरावती से यहाँ पहुँचे हैं, तो कार्यक्रम अभी कुछ देर में शुरू होने वाला है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बुद्ध की मूर्ति है, और इतनी सुंदर, आप इसका कलर भी देख सकते हैं कितना सुंदर है, और इसका शिल्प कितना अच्छा है। तो इस तरह की मूर्ति तो मैंने अभी आज देखी है, बहुत ही सुंदर है।
आणि आपण आपला कार्यक्रम सुरू करूया। मैं और माननीय बड़गे साहब इस कार्यक्रम में शरीक हुए। साथ ही साथ में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती जी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। कुछ ही क्षणों में इस कार्यक्रम की शुरुआत होने जा बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई, बोधि ज्ञान। बोधि जो प्राप्त हुई तो वो बोधि क्या प्राप्त हुई, ये भारत के 140 करोड़ लोग आज तक नहीं जानते। कुछ लोग जानते हैं जिनकी संख्या बहुत कम है, सारे लोग नहीं जानते। सारे लोग नहीं जानते, ये सबसे बड़ा हमारी कमजोरी है। तो बुद्ध को क्या बोधि प्राप्त हुई, मैं अपनी भाषा में उसको कहता हूँ, अपने शब्दों में उसको कहता हूँ। मैं अपने शब्दों में उसको कहता हूँ कि आज से 2565 वर्ष पूर्व बुद्ध गया के अंदर वैशाखी की पूर्णिमा को जो बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ, उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि दुनिया में ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है। ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है। मुट्ठी भर चंट चालाक लोग ईश्वर का भूख खड़ा करके भोले भाले मेहनत शोषण करते हैं। ये बुद्ध ने कहा। बुद्ध ने अपने शब्दों में उसे कहा, दुख है, दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण का मार्ग है। तो दुख है, सारा संसार दुखी है, और कारण क्या है, अविद्या। बुद्ध ने बाबा साहब अम्बेडकर ने सारी दुनिया को चैलेंज किया है कि ये जो लोकतंत्र है ये एक तरह से बुद्धिस्ट लोकतंत्र है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बुद्धिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है।
तो चाहे ईसाई देश हो, इन ईसाई देशों को सामने रखो, इस्लामिक राष्ट्र हैं इनको सामने रखो, कम्युनिस्ट राष्ट्र हैं इनको सामने रखो, और ये जो हिंदुओं की बात करते हैं उनको सामने रखो, तो इस देश का जो लोकतंत्र मैं दे रहा हूँ और इस देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ, ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ है। ईसाइयों से भी बेहतर है, मुसलमानों से भी बेहतर है, कम्युनिस्टों से भी बेहतर है, हिंदुओं से भी बेहतर है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को उसे साबित करने का ज़्यादा मौका हासिल है, लेकिन वो जिम्मेदारी उन्होंने हम लोगों के पीछे छोड़ दी। हम लोगों के पीछे क्या छोड़ कर दी कि जो पंच बनेंगे, जो सरपंच बनेंगे, जो जनपद में जाएंगे, जो जिला पंचायत में जाएंगे, जो आमदार बनेंगे, जो खासदार बनेंगे, जो एमएलए बनेंगे, जो मंत्री बनेंगे, जो मुख्यमंत्री बनेंगे, उनकी ये जिम्मेदारी होगी कि अपनी पार्टी के माध्यम से इस लोकतंत्र को वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र साबित करें। लेकिन दुखद बात यह है कि आज तक 2022 तक आज तक हमारे किसी पंच ने, किसी सरपंच ने, किसी बीडीसी ने, किसी जिला पंचायत सदस्य ने, किसी आमदार ने, किसी खासदार ने, किसी मंत्री ने, किसी मुख्यमंत्री ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया कि बाबा साहब अम्बेडकर का मुझ पे ये कर्जा था और बाबा साहब अम्बेडकर की अपेक्षा थी कि मैंने अपने बच्चों को खो दिया, मैंने अपनी बीवी को खो दिया, मैंने अपना सारा जीवन पूरा लगा दिया इस बात को साबित करने के लिए कि ये लोकतंत्र को हमें पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ साबित करना। उसकी जिम्मेदारी राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग गए, जिसे विधायिका कहा जाता है, उनकी यह जिम्मेदारी बनती थी। जिन्होंने भी संस्थाएं बनाई बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर या बहुजन समाज के नाम पर या जो भी महापुरुष है उनके नाम पर, उनकी यह जिम्मेदारी बनती थी कि वो अपने प्रतिनिधियों को, अपने कार्यकर्ताओं को इस तरह की ट्रेनिंग देते कि वो अपने लोकतंत्र को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र साबित करते। लेकिन आज हम किस मुकाम पर खड़े हैं? हम छोटी छोटी बात को लेकर संगठन बनाते हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। केवल राग अलापने से छोटे छोटे कान को पकड़ के बोलेंगे ये हाथी है, ये हाथी है, कान पकड़ के रह जाओगे, परिवर्तन कभी नहीं आएगा। 1000-10,000 लोग आपके साथ हो जाएंगे। 150 करोड़ की आबादी है, 150 करोड़ की आबादी को आज भारत में बहुजन समाज का कौन सा संगठन है जो प्रभावित कर रहा है? नागपुर में 25 लोगों को पकड़ लिए, वर्धा में 25 लोगों को पकड़ लिए, नासिक में 25 लोगों को पकड़ लिए, बडनेर अमरावती में 25 लोगों को पकड़ लिए, पूरी जिंदगी खपा दिए और केवल इस बात की संतुष्टि लेकर रह गए कि मैंने अपने जीवन में बड़ा काम किया। तो इस बात से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे कांसीराम साहब कहते थे कि परिणाम दिखाई देने चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम होना चाहिए। आपका रिजल्ट कहाँ पर? आपने 2-4-10 लोगों को सुधार भी दिया तो उससे क्या फर्क पड़ता है? जिस समय आप किसी चीज की स्थापना करते हैं उसी समय आपके पास में ये ख्याल आना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर की सोच जो थी वो भारत के बहुजनों तक ही सीमित नहीं थी। वो इंग्लैंड अमेरिका को भी चुनौती देने निकले थे कि तुम्हारे ईसाई कॉन्स्टिट्यूशन को मेरे कॉन्स्टिट्यूशन के सामने खड़ा करो, तुम्हारे लोकतंत्र को मेरे लोकतंत्र के सामने खड़ा करो। अफगानिस्तान, पाकिस्तान के इस्लामिक जो राष्ट्र हैं उनको वो चैलेंज करते थे कि तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन को और तुम्हारे लोकतंत्र को मेरे लोकतंत्र और मेरे संविधान के सामने खड़ा करो। लेकिन केवल कहने से और चैलेंज करने से बात नहीं बनती है। जब बच्चों की जैसे पढ़ाई होती है, आज जिनका जैसे संस्कार होना है, तो केवल बच्चों को पढ़ाना है, अच्छा पढ़ना है, ऐसा कहने से काम नहीं चलता है। जब तक आप उसके लिए एक सही कार्य योजना नहीं बनाएंगे बच्चों के लिए, तब तक बहुत अच्छे प्रतिभाशाली बच्चे निकलेंगे नहीं। धोखे से 50 बच्चों की क्लास में कोई एक बच्चा बहुत अच्छा निकल गया तो हम कहते हैं ये देखो ये बच्चा बड़ा होनहार है। एक बच्चे के होनहार होने से काम होने वाला नहीं। बच्चों की जो पढ़ाई है, ये जो बच्चे हम सामने देखते हैं या जिन बच्चों के बीच में भी हम जाते हैं, उन बच्चों को भी ये शिक्षा देने की आवश्यकता है कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो अपेक्षाएं थी उनसे, वो क्या अपेक्षाएं थी कि उन्हें क्रांति और प्रतिक्रांति के आधार पर पढ़ाई करना चाहिए। कि ब्राह्मण जो है हजारों साल से हम पे राज कर रहा है। क्यों राज कर रहा है? क्योंकि उसने शिक्षा को अपने पास रखा है,
वो बहुत ज़्यादा शिक्षित होता है, शिक्षा पर बहुत ध्यान देता है, उसको मालूम है कि हमारे पास जितनी ज़्यादा शिक्षा होगी हम समाज को उतना ही ज़्यादा कंट्रोल करेंगे। तो हमारे बच्चों को भी केवल इस आधार पर खूब पढ़ाई नहीं करना है कि IAS बनना है या IPS बनना है या डॉक्टर इंजीनियर बनना है। उन्हें प्रतिक्रांति को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करना है कि ब्राह्मण का बच्चा यदि 5 घंटे पढ़ाई करता होगा तो हमारे बच्चे ने 10 घंटे पढ़ाई करना है, तब जाकर हम उसके लेवल पर पहुंचेंगे। क्योंकि हजारों साल से उनके पास में शिक्षा दीक्षा है, उनका भोजन अच्छा है, उनका परिवार अच्छा है, उनका पड़ोस अच्छा है, उनका IQ लेवल तगड़ा है। तो उनके IQ लेवल तक पहुंचने के लिए हमारे बच्चों को दुगनी पढ़ाई करने की आवश्यकता है। लेकिन हमने अपने बच्चों को क्या ट्रेनिंग दे के रखा है? हम प्रतिक्रांति की तरफ कभी बात नहीं करते हैं, सोचते भी नहीं है। हम क्या शिक्षा देते हैं कि बेटा IAS बनना है, खूब पढ़ाई करो, IPS बनना है, खूब पढ़ाई करो, तहसीलदार बनना है, खूब पढ़ाई करो, डॉक्टर बनना है, खूब पढ़ाई करो। बच्चा सोचता है खूब पढ़ाई करो, खूब पढ़ाई करता है, खूब पढ़ाई करता है। जो ब्राह्मणवाद है, जो प्रतिक्रांति है, जो हमको खत्म करना चाहती है, हमारे समाज को खत्म करना चाहती है, हमारी संस्कृति को खत्म करना चाहती है, उसके बारे में हम लोग जो है अपने बच्चों को बताते ही नहीं है। और इसीलिए हमारा बच्चा जो पढ़ता है वो केवल डॉक्टर बनने के लिए पढ़ता है, वो केवल IAS बनने के लिए पढ़ता है। और जब वो डॉक्टर बनता है तो अपना क्लिनिक खोलता है या नौकरी करता है, पैसे कमाता है, कहता है देखो मेरे पास टाइम नहीं है भाई, मैं इस काम में साथ नहीं दे सकता, मैं इस काम में साथ नहीं दे सकता। फिर यहाँ जो लोग आते हैं तो वो क्या है, मिडिल क्लास के लोग आते हैं, साधारण लोग आते हैं, आधे इधर के आधे उधर के, ना बहुत उच्च वर्ग में आते हैं वो और ना ही तो निम्न वर्ग में। तो ये बीच के जो लोग हैं ये आंदोलन का हिस्सा बनते हैं। पहुंच चुका हूँ अपने घर और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम वर्धा में आयोजित हुआ था राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा, जिसमें कि धम्म पर चर्चा की गई। और चर्चा इस बात पर हुई कि हाल फिलहाल में क्या स्थिति है और हमें किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए और किस तरह से हम एकत्रित होकर, चाहे वो भारतीय बौद्ध महासभा हो, चाहे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा हो या त्रिलोक्य बौद्ध महासभा हो या कोई अन्य संगठन भी हो, तो वो साथ में मिलकर किस तरह से बौद्ध एकत्रित होकर हम इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि सामाजिक परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर कहीं राजनीतिक परिवर्तन हमारा हो पाएगा। इस तरह का जो समीकरण हमें महापुरुषों ने दिया है, उस महापुरुषों के समीकरण को आगे बढ़ाते हुए इस नींव को मजबूत बनाने के लिए जो ये कार्यक्रम का आयोजन किया था, काफ़ी सुंदर ऐसा कार्यक्रम मुझे लगा है। अभी मैं पहुंचा हूँ अपने घर और घर पहुंचकर आपसे ये सब बातें कर रहा हूँ। और आपको ब्लॉग कैसा लगा, आपने एंजॉय किया या नहीं, स्पीच कैसी लगी, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सोशल डिज़ायर को। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय भीम।